नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अतीक अहमद से जुड़ी अहम खबर आ रही है। जेल में अतीक अहमद की तबियत बिगड़ी है। जी हां, कोर्ट में पेशी से पहले अतीक का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, बीपी बढ़ा है अतीक अहमद का। 2 डॉक्टर्स की टीम ने फिलहाल चेकअप किया है अतीक का। अतीक अहमद और अशरफ की कोर्ट में आज पेशी होनी है। उमेश पाल मर्डर केस में सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी अतीक की। पुलिस पूछताछ के लिए कस्टडी मांगेगी तो अतीक अहमद की अचानक से तबियत जो है वो बिगड़ गई है और आज माफिया की उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन ठीक उससे पहले अतीक की सेहत खराब होने लगी है। फिलहाल 2 डॉक्टर्स ने अतीक अहमद का चेकअप किया है और बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का बीपी काफी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स ने अतीक अहमद को बीपी की दवाई दी है। अतीक ने डॉक्टर को बताया कि बहुत गर्मी लगने की वजह से बैरक में वो केवल 2 घंटे ही सो पाया है। प्रयागराज पुलिस आज बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ को बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी। तो इसी बीच उमेश पाल की पत्नी का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। इस तरह से जो हम लोग आज बिखर गए हैं और हमारे साथ जो हमारे 2 अन्य गनर भी थे, उनके परिवार भी आज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। तो हम सभी को न्याय की मांग है सरकार से, और वही जो कुछ न्याय दिला सकते हैं। अब 50 दिन का समय हो गया है लगभग, और अभी भी अतीक का बेटा अशरफ, अतीक का बेटा जो अशरफ, वो भी अभी तक फरार है, उसकी भी कुछ पता चली है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द हो? देखिए, प्रशासन लगी हुई है इस चीज़ के लिए। अब थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि वो आज का विधायक और सांसद नहीं रहा, पहले का था, और जो कि वो काफ़ी पैसे वाला भी रहा। तो जब तक वो ख़त्म यानी उसकी क्षति पूरी तरह से नहीं की जाएगी, तब तक उसके लड़के भी नहीं पकड़े जाएंगे, और जब क्षति होगी तभी वो पकड़े भी जा सकते हैं। न्यायालय से क्या अपेक्षाएं हैं? बस न्यायालय से यही अपेक्षा है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि आइंदा कोई अतीक अहमद, अशरफ या फिर उसके लड़के जैसे कोई माफिया इस यानी उत्तर प्रदेश में ना रहे। परिवार को अभी भी डर बना हुआ है, परिवार के सदस्य घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। देखिए, डर तो बना है। आज प्रशासन हमें सुरक्षा भी दी है, तो डर तो है। कहीं हम अकेले तो जा नहीं सकते हैं, कि हो सकता है कि भाई ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से, आपके द्वारा उनके कुछ भी हो सकता है, हम लोग को मार भी सकता है, हत्या भी करा सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो बल्कि हमारा तो यही उचित है कि प्रशासन उनसे कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जो मुहैया हो दंड देने का, वो ज़रूर करें उनके साथ। आप लोग चश्मदीद हैं इस पूरे घटना की, इसको किस तरीके से अगर बुलाया जाता है तो क्या आप लोग जवाब दें, क्या आप लोग चाहेंगे? जब बुलाया जाएगा तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। जो पूछेंगे वो बिल्कुल जवाब देंगे हम लोग। और जो कुछ कर रही है इस समय सरकार, वो अच्छा कर रही है, इसलिए कि उनके ऊपर तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी तक जो जांच उन्होंने किया है या जो फैसला दिया है वो अच्छा दिया है, इसलिए मेरा पहले से कहना है कि मुझे शासन प्रशासन में विश्वास है, और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राजू पाल हत्याकांड मामले में उमेश पाल ने लगभग 17 साल तक लड़ाई लड़ी, और राजू पाल को तो 18 साल हो गए बेटा। तो राजू पाल के तो वो गवाह में थे, गवाही दे रहे थे, और गवाही की वजह से उसने अपहरण किया। अपहरण में उसने ज़बरदस्ती जो कुछ लिखाना पड़ा हुआ किया, तो उसी के कारण तो तब, और हमारी उसकी कोई दुश्मनी। राजू पाल हत्याकांड के गवाह होने से उसने अपहरण कराया। अपहरण के बाद जो भी उसको कहना बोलना था वो कहता बोलता था। अब जो था, अब तो बेटे को मेरे लूट ही लिया, अब तो सारी कहानी खत्म हो गई, उसको सजा भी मिल गई। अब तो अतीक की पत्नी और अतीक की माताजी को आप सुन रहे थे, जिनका माफ करना उमेश पाल की, और जिनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से उनके बेटे को मारा गया है और अब पुलिस को ऐसी कार्रवाई उसको सजा देनी चाहिए, कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए, पुलिस को उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरा कोई अतीक, अशरफ या उनके बेटों जैसा ना बन पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में आज जब पेशी होगी अतीक की, तो कहा जा रहा है कि माफिया का कई सवालों से सामना होगा। वो सवाल कौन से? आपको बता दें कि 150 सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है, यानी 150 सवाल जो है वो अतीक से पूछे जाएंगे। इसके लिस्ट
लिस्ट बाकायदा तैयार कर ली है प्रशासन ने अपनी तरफ से। साथ ही साथ झूठ बोलेगा तो काउंटर सवालों से वो फंस जाएगा। यही वजह है कि सवालों के लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है। अगर झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो काउंटर सवाल दागे जाएंगे जिसमें वो फंस जाएगा। अतीक से कहा यह जा रहा है कि 3 शिफ्ट में पूछताछ होगी, मतलब पहली शिफ्ट में कुछ सवाल जवाबों का सिलसिला चलेगा, फिर दूसरी शिफ्ट और उसके बाद फिर तीसरी शिफ्ट में सवाल जवाब होंगे। बहनोई अखलाक से भी अतीक का सामना जो है वो कराया जाएगा, क्योंकि बहनोई ने जिस तरीके से शूटर्स को पनाह दी थी अपने घर में, उसके बाद से बहनोई भी गिरफ्त में है और अब बहनोई से भी आमना सामना कराया जाएगा। मुंशी राकेश लाला और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी इस दौरान। तो माफिया का आज कई सवालों से सामना है। 150 सवालों की सूची जो है वो तैयार की गई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां से हमारे सहयोगी दिनेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सबसे पहले 11 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है पेशी का, वहां पर प्रयागराज में सुरक्षा के लिहाज से कैसे चाक चौबंद इंतजाम आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं? में जहाँ पर पेशी होनी है सीजीएम कोर्ट में, उसके आसपास का पूरा परिसर खाली करा दिया गया है। केवल जो वकील वहां पर जिनके केसेस लगे हैं वो अलग अलग कोर्ट पे जा सकते हैं। सीजीएम कोर्ट में आज किसी की पेशी नहीं होगी, केवल अतीक और अशरफ की पेशी होगी। 11 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है और 10:30 बजे के आसपास जो पुलिस की वैन है वो सेंट्रल नैनी जेल से अतीक और अशरफ को लेकर के रवाना होगी और 11 बजे के आसपास वहाँ पर उसकी पेशी होगी। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो वहाँ पर पीएससी की 3 कंपनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस से करीब 700 के आसपास पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कैंपस के अंदर मीडिया अलाउड नहीं है। वकीलों को भी जो वकीलों के केसेस लगे हैं केवल वही वकील अंदर जा सकते हैं। जी, वकील जो है या जो इस केस में गवाह हैं वो लोग आज अपने सारे साक्ष्य रखेंगे, सारे सबूत देंगे, तो उनके आधार पर क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें अतीक अहमद की बढ़ने वाली हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज पुलिस कस्टडी मिल जाएगी और उसके बाद फिर शुरू होगा अतीक अहमद से सवालों का सिलसिला। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन लोगों से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है और उस लंबी पूछताछ के बाद पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस के पास पर्याप्त आधार है कि उसे पुलिस कस्टडी मिल जाएगी। आज सबसे पहले अतीक अहमद को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी जुडिशियल कस्टडी होगी और उसके बाद में पुलिस कहेगी कि पुलिस का कहना होगा कि हमको इनसे पूछताछ करना है, जरूरी पूछताछ करनी है, लिहाजा उनको पुलिस कस्टडी दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 7 दिन की कम से कम पुलिस कस्टडी उनको मिल जाना चाहिए। जी, और खबर ये भी आई थी अचानक से कि पेशी से पहले अतीक अहमद की तबियत जो है बिगड़ गई है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया है। 2 डॉक्टर्स की टीम अंदर गई थी चेकअप करने के लिए। फिलहाल तबियत को लेकर कोई जानकारी? देखिए अतीक अहमद पहले से ही बीपी का पेशेंट है, जिसके चलते जब एग्जर्शन के बाद में वो रात में सेंट्रल नैनी जेल पहुंचा है तब करीब 12 बजे के आसपास उसका बीपी फिर से खराब हुआ था, गड़बड़ हुआ था, बढ़ा था, जिसके बाद में डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई थी और उसको दवा दे दी गई थी जो उसकी रूटीन की दवाएं चल रही हैं। आज सुबह भी डॉक्टर्स की एक टीम गई है, उसका मेडिकल चेकअप किया गया है और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल है अतीक और अशरफ भी नॉर्मल है। जी, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा दिनेश। इस तमाम जानकारी पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज इंडिया की नजर बनी हुई है। पेशी के वक्त क्या कुछ होगा, कैसे ले जाया जाएगा, कैसे एक दूसरे से सामना जो है वो कराया जाएगा, हर अपडेट सबसे पहले आप तक न्यूज इंडिया पहुंचाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कोरोना ब्लास्ट की। जी हाँ, देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट की खबर सामने आई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश भर में 10,158 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में एक्टिव केस 44,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो देश में कोरोना ने एक बार फिर से डरावनी रफ्तार जो है वो पकड़ ली है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बताएं, देश भर में एक्टिव केस जो है वो 44,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और कोरोना का नया वेरिएंट जो है XBB 1.16 काफी खतरनाक है। तो देश में कोरोना ने डरावनी रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो खतरनाक बताया जा रहा है और बता दें आपको कि लगातार हर जगह से केस में इजाफे की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना के सब वेरिएंट से नई लहर की संभावना जो है वो जताई जा रही है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार लोगों को डरा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महज पिछले 24 घंटे में देश भर में 10,158 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना के कुल 44,998 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या डरा रही है और करीब 7 महीने बाद पहली बार संक्रमित मरीजों की संख्या में इतना इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वापसी डराने वाली है और दूसरी लहर का खौफ लोगों को याद आने लगा है। केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, राज्य सरकारों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पीछे कोरोना का नया सब वेरिएंट जो है वो
बताया जा रहा है। इसके कारण भविष्य में नई लहर की संभावना भी बढ़ सकती है, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। और इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एम्स की एडवाइजरी सामने आई है। एम्स दिल्ली के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, देखिए एडवाइजरी आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शुरुआत ऐसी ही हुई थी पहली लहर में, दूसरी लहर में कि पहले एडवाइजरी आई थी, उसके तहत कुछ एहतियाती कदम उठाने की बात कही गई थी। फिलहाल एम्स की तरफ से एडवाइजरी सामने आई है और एम्स दिल्ली के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली एम्स ने ये फैसला लिया है। तो लोग जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, हर दिन केस में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एम्स ने एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी के तहत अपने जो कर्मचारी हैं एम्स के, जो वहां पर काम करते हैं, और साथ ही साथ एम्स दिल्ली के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मनीषा का। मनीषा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा, जिस तरीके से लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, फिलहाल एम्स ने अपने कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन बाकी और दिल्ली वासियों की बात करें या फिर बाकी और पूरे राज्य की बात करें तो वहां की स्थिति क्या है, वहां पर किस तरीके की से शुरू करने की कोशिश फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के साथ देश के कई राज्य अलर्ट पर है क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ही 1000 से ज़्यादा केस मिले हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपील की है उन लोगों से कि जो पहले से ही बीमार है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें। अभी जो एम्स की एडवाइजरी आई है उसमें भी सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही देखिए इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि कैंटीन में भीड़ ना लगाए और जो कर्मचारी है वो 5 से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठे ना हो और साथ ही खांसी या छींक आने पर अपने मुंह को कोहनी, रुमाल या टिश्यू से ढके। और इन सब सावधानियों को बरतने के बाद ही हम कोरोना के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए एम्स ने तो अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और अब दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए क्या एडवाइजरी सरकार जारी करती है वो भी देखना होगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था मॉक ड्रिल टेस्ट हुए थे LNJP अस्पताल में और इसके साथ ही अभी जो स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी कहा है सामने से आकर पहले से ही बीमार लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें, क्योंकि पूरे देश में 10,000 से ज्यादा केसेस यहां पर पाए गए हैं और धीरे धीरे जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और जो संक्रमण की दर है वो 23% से ऊपर पहुंच रही है। तो इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने देखा था पहली और दूसरी लहर में भी ऐसे ही हुआ था। एडवाइजरी जाहिर जो है दी गई थी सबको और उसके बाद फिर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो अभी ये तीसरी लहर है और जो नया वेरिएंट आया बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही वैक्सीनेशन जिन्होंने करवा ली है उनको भी ये संक्रमण जो है अपने चपेट में ले रहा है। तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की अभी जरूरत है। बिल्कुल, तो देश में जिस तरीके से कोरोना लगातार डरावनी रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में मनीषा सवाल यह है कि जो हमने पहली लहर में देखा, दूसरी लहर में देखा, लेकिन अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है जो डरा रही है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस लिहाज से हम कितने तैयार? क्या पहली लहर और दूसरी लहर से हमने कोई सबक सीखा? क्या जिन हमने देखा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से लोगों की जान गई थी, स्वास्थ्य में विभाग में बहुत ज्यादा कमियां देखी गई थी, अस्पतालों में बहुत ज्यादा कमियां देखी गई थी, उनकी वजह से लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में क्या अब वो सारे इंतजामात जो हैं वो अस्पतालों में पूरे कर लिए गए हैं ताकि अगर किसी भी तरह की कोई भी आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार? बिल्कुल इधर देखिए अभी केंद्र सरकार बिल्कुल अलर्ट पर है और राज्यों की सरकारों को भी ये जो है एडवाइजरी दी जा रही है बार बार केंद्र के तरफ से कि अस्पतालों में प्रॉपर बेड मुहैया कराया जाए, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से दी जाए, क्योंकि पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन डोज जो है हर राज्य में पहुंचाई जा रही है। अकेले दिल्ली में ही कई करोड़ वैक्सीनेशन डोज जो है लोगों को लगाई जा चुकी है। तो तीसरी लहर में सरकार बहुत ज्यादा सावधान है और वो नौबत नहीं आने देगी जो पहली और दूसरी लहर में हुआ था। तो सरकार अभी अलर्ट पर है, लेकिन हाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसी के साथ देखिए सरकार भी अलग अलग एडवाइजरी जारी करके लोगों को संभलने की सलाह दे रही है और कह रही है कि देखिए डरने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, आपको टाइम पर दवाई भी मिलेगी, अस्पतालों में बेड की भी व्यवस्था की गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसका पूरा ध्यान रखें, भीड़ में ना जाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कर्मचारी है गर्भवती महिलाएं, वो खासकर अपना ध्यान रखें, बुजुर्ग जो लोग हैं वो अपना ध्यान रखें। तो इस तरीके की एडवाइजरी लगातार सरकार के तरफ से दी जा रही है लोगों को।
जी बिल्कुल ठीक है मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी सरकारें अलर्ट पर हैं और लगातार सलाह मशवरा जो है वो दिया जा रहा है लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जुड़ी अहम खबर का। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर हमला बोला है और सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। नीतीश कुमार उसमें प्रबल है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। नीतीश कुमार जान लें 2024 का पद खाली नहीं है। तो सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। दरअसल कल नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, दिल्ली आकर के उन्होंने मुलाकात की थी। राहुल गांधी उनके साथ थे, तेजस्वी यादव उनके साथ थे और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन उनके दिल्ली दौरे को जिस तरीके से विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की गई कल नीतीश कुमार की तरफ से, तो ऐसे में नीतीश कुमार का उनके ऊपर ये हमला और कहा कि सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और नीतीश कुमार उसमें प्रबल है, ये कहा गिरिराज सिंह ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जान लें कि 2024 का पद खाली नहीं है। मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का है, नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं, तो ये जा रहे हैं मिलने के लिए। खड़गे साहब की खुशामद कर रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला। लेकिन एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी कि वो गाना नहीं है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते और अब बात भूपेश बघेल की करेंगे। बीजेपी नेताओं पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला किया है। लव जिहाद को लेकर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की बेटी मुस्लिम से शादी करे तो लव और हमारी लड़की मुस्लिम से शादी करे तो जिहाद। जी हाँ, बीजेपी नेताओं पर सीएम भूपेश बघेल का ये कड़ा हमला लव जिहाद को लेकर के वो बोले हैं और लव जिहाद को बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर यही काम बीजेपी नेताओं की बेटियां करती हैं तो मुस्लिम से अगर वो शादी करे तो वो लव हो जाता है, लेकिन अगर हमारी लड़की मुस्लिम से शादी करे तो वो जिहाद हो जाता है। तो लव जिहाद के मुद्दे पर बोल रहे थे भूपेश बघेल, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया और निशाने पर लेते हुए उन पर हमला बोला और साफ साफ कहा कि लव जिहाद को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर यही काम यानी मुस्लिम लड़के से अगर बीजेपी नेताओं की बेटियां शादी करें तो वो लव हो जाता है, लेकिन अगर हमारी बेटियां मुस्लिम लड़के से शादी कर लें तो वो जिहाद हो जाता है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं? मुसलमानों से। वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहां है, उनसे पूछो भला, वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके रोकने की क्या कोशिश की? तो आपको केवल राजनीति की रोटी सेकना है। अपने दामादों को बड़े बड़े मंत्री बनाकर रखते हैं, सांसद बनाते हैं और दूसरे के लिए दूसरा कानून। अमित शाह से आज दिल्ली में मिलेंगे जीतनराम मांझी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की वो मांग करेंगे। राष्ट्रपति से मिलकर पहले ही वो ज्ञापन दे चुके हैं और पीएम मोदी ने गृह मंत्री से मिलने की उन्हें सलाह दी थी। मांझी के साथ कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के संरक्षक हैं जीतनराम मांझी, जो आज आपको बता दें कि दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग करने के लिए राष्ट्रपति से मिलकर वो पहले ही ज्ञापन जो है वो दे चुके हैं और आज उनकी मुलाकात होने जा रही है अमित शाह से, क्योंकि पीएम मोदी ने गृह मंत्री से मिलने की उन्हें सलाह दी थी। तो मांझी के साथ बाकी कई अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ हम पार्टी के संरक्षक हैं जीतनराम मांझी, जो आज आपको बता दें कि अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दिल्ली में मिलने वाले हैं जीतनराम मांझी अमित शाह से। दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की वो मांग करेंगे। ये मांग वो पिछले काफी दिनों से उठा रहे हैं। पहले भी राष्ट्रपति से मिलने के लिए वो आए थे। राष्ट्रपति से मिलकर वो इस मांग को लेकर ज्ञापन अपना सौंप चुके हैं, लेकिन जब मोदी जी के सामने ये बात की तो गृह मंत्री से मिलने की उन्होंने सलाह दी थी और अब मांझी के साथ कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। और बात पीएम मोदी से जुड़ी अहम खबर की। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। रोजगार मेले के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल यानी कि आज
पीएम रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम रखा है। ये नियुक्तियां देश के विभिन्न मंत्रालयों में होंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुबह 10:31 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 71,000 युवाओं को नव नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी इन युवाओं को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से साल 2022 में रोजगार मेले की शुरुआत की थी। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। तो पीएम मोदी आज युवाओं को नौकरी की सौगात देने जा रहे हैं। 71,000 युवाओं को नौकरी की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल ये जो रोजगार मेला लगाया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद ये है कि 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला ये लगाया जा रहा है। जो लक्ष्य है वो 10 लाख कर्मियों को भर्ती कराना है। और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपने जा रहे हैं। और इसमें अलग अलग विभाग से लोगों को चयनित किया गया है और जहां पर जो रिक्त स्थान है उन पदों की भर्ती होगी। और रेलवे विभाग के 50,000 नवनियुक्त कर्मी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। मतलब रेलवे विभाग के 50,000 कर्मी इसमें शामिल रहेंगे, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा देश के 45 अलग अलग जगहों पर सरकारी मेले में लोग जो हैं वो शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी तक की अगर हम बात कर लें सरकार की, तो सरकार अब तक 1,46,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है और आज 71,000 युवाओं को और नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। हर साल के अंत में ये मेला लगता है। हर साल के अंत में इस मेले का जो आगाज है वो हो जाता है और हर साल के अंत तक हर हाल में शेष 7.83 लाख रिक्तियां जो है वो खत्म करने की। अब किन पदों पर भर्ती होंगे ये भी आप समझ लीजिए। भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर यहाँ पर नियुक्तियां की जाएंगी। और साथ ही साथ अगर बात करें वरिष्ठ वाणिज्य लिपिक से टिकट लिपिक, यहाँ पर भर्तियां जो है भरी जाएंगी। तो अगर स्टेशन मास्टर की जगह खाली है कहीं पर, उसको भरा जाएगा इन नियुक्तियों के जरिए, उन लोगों को नियुक्त किया जाएगा इन स्थानों पर। इसके अलावा वरिष्ठ वाणिज्य लिपिक और से टिकट लिपिक की भर्ती की जाएगी। तो जहां जहां भी रिक्त स्थान है उनको पूरा करने की कोशिश सरकार की तरफ से इस मेले की तहत रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात पंजाब के होशियारपुर की। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा हुआ। माथा टेकने जा रही संगत के साथ बड़ा हादसा हुआ। बता देंगे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। खुरालगढ़ साहिब में दर्शन के लिए संगत जो है वो जा रही थी और हादसे में कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो होशियारपुर में श्री खुरालगढ़ साहिब जा रही संगत के साथ भीषण हादसा हो गया। संगत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बैसाखी के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालु श्री खुरालगढ़ साहिब दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सड़क खराब होने के चलते ट्रैक्टर असंतुलित हो गया। इस वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के साथ एक गड्ढे में जा गिरी। रांची के पूर्व उपायुक्त पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आईएएस छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भूमि घोटाला मामले में ईडी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। राजौरी में एलओसी पर सेना ने ड्रोन गिराया है और घेराबंदी कर तलाशी अभियान जो है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। राजौरी में एलओसी पर सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया है। बता दें आपको कि घेराबंदी कर फिलहाल तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो राजौरी में एलओसी पर सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया और उसके बाद से आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।